आपका स्वागत है पार्ट 2 में, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 12 के आगे बात करेंगे। हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाषा का स्तर कैसा हो, किस तरह का हो, शब्द सरल सहज हो या क्लिष्ट हो, अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए या हिंदी के क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाए। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भाषा का स्तर वो रखना चाहिए जो कि साक्षात्कार बोर्ड को समझने के लिए आसान हो, क्योंकि साक्षात्कार बोर्ड कहीं ना कहीं हमारी बातों को समझ के ही हमें नंबर देने वाला है। यदि हम बहुत ही टफ शब्द बोलेंगे या प्रचलन से बाहर के शब्द बोलेंगे तो ये चीज़ अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि मैं हिंदी में बात करूं या अंग्रेजी में। यदि आपने माध्यम अंग्रेजी भरा है तो प्रयास कीजिए कि अंग्रेजी में बात करें, लेकिन यदि बोर्ड आपसे हिंदी में कोई सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब हिंदी में भी दे सकते हैं। इसी तरह से हिंदी मीडियम के विद्यार्थी से यदि कोई सवाल अंग्रेजी में पूछा जाता है और वो इसका जवाब अंग्रेजी में दे सकता है तो एक बढ़िया बात है, वो जवाब अंग्रेजी में देता है तो इससे उसका अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। क्लिष्ट शब्दों को, दुरूह शब्दों को, प्रचलन से बाहर के शब्दों को, ऐसे शब्दों को जिनको बोर्ड नहीं जानता है प्रयोग ना करें। ना बहुत ज़ोर से बोलें, ना बहुत धीमा बोलें। भाषा सरल सहज जो समझ में आने वाली हो। एक और चीज़ जो पूछी जाती है कि कई बार हमारी हर एक के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामान्य रूप से सोसाइटी से हम लोग छुपा के रखते हैं। अब ईमानदारी के चक्कर में यदि बोर्ड को ये सारी चीज़ें बता दी जाए तो क्या ये हमारे चयन में सहायक होगा या हमें इसका नुकसान होगा। देखिए, द्रौपदी के सत्य से महाभारत हो गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बता देने पर हो सकता है कि हमें उसका फ़ायदा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो। तो इसलिए हम लोगों को ऐसी चीज़ों को बताने से बचना चाहिए। हम सही ढंग से और ठीक तरह से उस तरह की चीज़ें बताएं जो कि बता के हम ठीक से इंटर बोर्ड के साथ बाहर निकल सकें। यदि हम कोई अपनी ऐसी कमजोरियां, ऐसी बातें बताते हैं जो कि हमारे चयन के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपने चयन से खुद को दूर कर रहे हैं। इसलिए प्रयास करें कि कोई भी ऐसी बातें जो आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है उनको बताने से बचें और बेहतर ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आप पास कर सकते हैं, आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। आप कई बार साइलेंट रह के, चुपचाप रह के या उन सवालों को धीरे से स्किप करके या ऐसा अवसर पैदा करके कि वो बात करने में ही ना आए, या आप उस बात को कोई दूसरे ढंग से, अच्छे ढंग से कह दें, ऐसा करके इससे निकल सकते हैं, जिससे आपका इंटरव्यू बेहतर रहेगा और आपके साथ कोई गड़बड़ या गलती नहीं होगी। एक बात पूछी जाती है कि आप डीसी क्यों बनना चाहते हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे से कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड कहता है कि बाकी सारे लोग बेईमान हैं क्या? जो बाकी लोग आए हैं यदि वो आपके जितने ईमानदार नहीं तो कहीं ना कहीं ईमानदारी तो उनमें भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, तो समाज सेवा के लिए डीसी बनना कोई ज़रूरी नहीं है। आप मदर टेरेसा, महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कोई पद या प्रतिष्ठा का कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो अच्छे समाज सेवक हैं। इसलिए अपने आप को ऐसी चीज़ों को बताने से बचना चाहिए। मैं एक और चीज़ आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि हम कोई एक वजह ना निकालें, कोई एक कारण सामान्य रूप से नहीं होता। जैसे किसी ने कहा कि भाई मैं ये करना चाहता था लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाया और वो काम मैं इस शख्स के कारण नहीं कर पाया, तो अब मैं एसपी बनना चाहता हूँ या मैं अब डीएसपी बनना चाहता हूँ और इसके पीछे वजह वो शख्स है। तो ये आपकी ज़िंदगी का सही लक्ष्य नहीं हो सकता। या मैं कुछ बन के किसी से बदला लेना चाहता हूँ, ये एक सकारात्मक मैसेज नहीं देता। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, बहुत अच्छी ज़िंदगी चाहिए और अधिकारी का सैलरी, उसको मिलने वाली सुविधाएं, इन सब चीज़ों को जोड़ कर यदि देखा जाए तो ये बहुत अच्छी जॉब है। तो मेरा आपसे कहना है कि हम किसी पर्टिकुलर एक विशेष बात को ना लेते हुए सभी चीज़ों को फोकस करें। जैसे कि इस पद पे आने में, डीएम या डीसी बनने में पद अच्छा है, इसमें पावर आप एंटरटेन कर सकते हैं, प्रतिष्ठा का पद है, सरकार का अंग है, शासकीय सेवा है, एक सुरक्षा की भावना जो सरकारी नौकरी जुड़ी वो है, सामाजिक तौर पर सम्मान है, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का मौका है, परिवार की खुशी है, शासन में सहभागिता है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, आर्थिक सुरक्षा है, समाज सेवा करने की क्षमता है, आत्मिक संतुष्टि है और शैक्षणिक पदीय योग्यता के अनुरूप मैं अपने आप को लायक समझता हूँ कि मैं इस पद को
ग्रहण करूं और इसके बाद अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करूं। तो इन सब को मिक्स करके आप किन चीज़ों में आप कंफर्टेबल हैं, आई डोंट नो, अपने कंफर्टेबल आंसर को आप खुद तैयार करें और इन सारे बिंदुओं में से कुछ 5-7 पॉइंट्स को लेते हुए एक समन्वित उत्तर तैयार करें। कुछ लोग ये भी बता सकते हैं कि मैंने एक IAS ऑफिसर को देखा या मैं किसी IPS ऑफिसर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन आपकी कहानी व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप किसी से सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं या किसी इंटरव्यू सेंटर की सिखाई हुई बात बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के आंसर बहुत सारे लोग देते हैं। एक क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि DC, SDM और SDO में क्या अंतर होता है। देखिए, जब आपकी नियुक्ति की जाती है प्रशिक्षण के लिए, तब आपको एज एन डिप्टी कलेक्टर ज़िले में नियुक्त किया जाता है। डिप्टी कलेक्टर एक कार्यपालिक दंडाधिकारी का पद है, जिसको कि दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है। नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार सुपर का हर अधिकारी कार्यपालिक दंडाधिकारी की श्रेणी में आता है यदि वो राजस्व विभाग की नौकरी से कार्यपालिक पदों पर नियुक्त होता है। उसमें चाहे सहायक कलेक्टर हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे संयुक्त कलेक्टर हो, ये सब पदीय नाम है, अपर कलेक्टर हो, कलेक्टर हो। लेकिन जब हम इस पद को फील्ड में जाकर पद के साथ साथ एक पोजीशन पे पहुंचते हैं, जैसे IAS ऑफिसर बहुत सारे हैं स्टेट में, लेकिन सारे IAS ऑफिसर कलेक्टर नहीं है। जो ऑफिसर कलेक्टर बनते हैं, कलेक्टर मतलब DM, जिला दंडाधिकारी बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, तो जो अधिकारी DM बनते हैं वो IAS अधिकारी कलेक्टर कहलाने लगते हैं या DM कहलाने लगते हैं। वो उन IAS ऑफिसर से भिन्न है जिनका पद IAS है। इसी तरह से डिप्टी कलेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन SDMs वही बनेंगे जो कि कलेक्टर के बाद अपने अनुविभाग का प्रभारी अधिकारी होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा, SDO रेवेन्यू होगा। इसी तरह से जब आप CRPC से SDM बनते हैं तो आप राजस्व, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत SDO राजस्व भी बनते हैं, मतलब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिसका जिम्मेदारी राजस्व विभाग के समस्त कार्यों का संपादन करना और साथ साथ SDM होने और कलेक्टर का प्रतिनिधि होने के नाते ज़िले के राजस्व स्तर पर जो कार्य हैं वो और ज़िले की विकास योजनाओं के कार्यों को करना होता है। इस पूरे विषय पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इनके बारे में आपको पूरी तरह समझाया जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ इसको नहीं कहा है। लेकिन आप संक्षिप्त रूप से यदि मैं कहूँ तो हम डिप्टी कलेक्टर नियुक्त होते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर के पदीय हैसियत से। SDM के रूप में हम जब नियुक्त होते हैं तो हम नायब तहसीलदार वाले कार्यपालिक दंडाधिकारी के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नियुक्त होते हैं। और जब हम SDO राजस्व होते हैं तो हम SDM और SDO दोनों के पदीय शक्तियाँ यदि कलेक्टर द्वारा हमें प्रदान की गई हैं तो हम दोनों पदों को लेकर और अपने अनुविभाग में नियुक्त होते हैं और अनुविभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं कलेक्टर के बिहाफ पर। जैसे कलेक्टर राज्य शासन का प्रतिनिधि है, वैसे ही SDM तहसील अनुभाग के अंतर्गत कलेक्टर का प्रतिनिधि है। यही इसका सार है। इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक सवाल आता है कि कभी कोई धरना भीड़ बेकाबू हो जाए तो अब हम क्या करेंगे। तो हम लोग हमेशा इस तरह का जब सवाल पूछा जाता है तब कभी अपनी निजी भावनाएं बताने से हमें बचना चाहिए। हमें इस तरह की चीज़ों के लिए एक SOP बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसी को फॉलो करना है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हों, चाहे माहौल कैसा ही हो, चाहे मौसम कुछ भी हो, चाहे भीड़ कितनी उग्र हो, आपके पास कितने ही संसाधन हो, लेकिन आपको उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसलिए नहीं कि आपको मतलब इसके पीछे एक तार्किक कारण ये है कि हमें न्यूनतम क्षति के सिद्धांत पर काम करना है। हम जब भीड़ से बात कर रहे हैं तब भी हम उसके प्रतिनिधि हैं, जब हम भीड़ से डरा धमका के भीड़ को पीछे हटा रहे हैं तब भी हम भीड़ और जनता के प्रतिनिधि हैं, जब हम उन पर लाठीचार्ज का आदेश दे रहे हैं तब भी हम जनता के प्रतिनिधि हैं, या हम कोई बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं भीड़ के अगेंस्ट, उपद्रवी भीड़, इसमें एक बात ध्यान रखिए, उपद्रवी और आक्रामक भीड़ जो कि शासकीय परिसंपत्ति, लोगों की जान माल, सरकार को और अन्य जनता की शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही, ऐसी भीड़ का जब हम सामना कर रहे हैं और जब हम उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं तब भी हम कहीं ना कहीं उनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए हमें हमेशा पहले लोगों को चेतावनी देनी है, उन्हें समझाइश देनी है, माइक पे उन्हें बताना है कि उनका जो बलवा या जो भीड़ है
वो उपद्रव जो कर रही है वो नियम कानून के विपरीत है, किन धाराओं में ये गलत है ये उन्हें बताना है। फिर हल्का बल प्रयोग करना है। हल्का बल प्रयोग मतलब डंडा बजाना कहते हैं। डंडा बजाना मतलब कि डंडा मारना नहीं है, लोगों को ऐसा लगे कि पुलिस और हम लोग कोई कार्रवाई करने वाले हैं, जिससे जनता अपने आप हल्के बल प्रयोग में या दूर से लोगों को धक्का के हम लोगों ने कहा कि भाई निकलने दीजिए, हटिए, ये भी हल्का बल प्रयोग है कि लोगों को दूर करना, हटाना। फिर उसके बाद वाटर कैनन किया जा सकता है। लेकिन यदि फिर भी मान लीजिए उपद्रव की स्थिति नहीं कंट्रोल नहीं हो पा रही है, हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया जा सकता है। बल प्रयोग का ही एक उदाहरण है। आंसू गैस को छोड़ा जाता है। आंसू गैस जब छोड़ते हैं तो धुआं का रुख, हवा का रुख देखना चाहिए, जिससे उसका धुआं सही जगह जाए। ऐसा ना हो कि हम जिधर खड़े हैं हवा उसी तरफ चल रही है, हमने आंसू गैस छोड़ा तो पता चला कि उपद्रवी भीड़ की बजाय हमारी टीम पे ही आंसू गैस का असर आ जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हवाई फायर और अंतिम विकल्प है कारगर फायर। जब हम देखते हैं कि बिल्कुल कोई स्थिति नहीं समझ आ रही है और फायर करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सामान्य रूप से कभी प्रयोग में नहीं आती। हमें भी अपने हिसाब से इनका प्रयोग ऐसा करना है जिससे हम जनता का कोई नुकसान ना करें। और प्रत्येक छोटे बड़े बल प्रयोग के बाद हमें नुकसान का आकलन करना है और हॉस्पिटल पहुंचाना है लोगों को, ना केवल हमारे घायल लोगों को बल्कि उसके पहले आम जनता के साथ आए हुए लोगों को। मान लीजिए 200 लोगों की भीड़ आपके पास आई, उन्होंने थोड़ा सा आपसे कोई बात कही, थोड़ा बहुत आपकी और जनता के बीच में संवाद ठीक से नहीं हुआ और कोई ऐसी बात आई कि आपको हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा। ऐसे में आपने देखा कि कुछ वृद्ध लोग जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे वो भी उनके पीछे आगे खड़े हो गए और उनमें से कोई एक वृद्ध गिर गए और उनके पैर में चोट आ गई। तो आपकी पहली जिम्मेदारी उस वृद्ध को हॉस्पिटल पहुंचाना। हो सकता है वो वृद्ध उस भीड़ में भी शामिल रहा हो, लेकिन वो वृद्ध का उद्देश्य आपके प्रति गलती करना या बलवा करना नहीं था। तो इस तरह के हर केस में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो जो भीड़ जिसके खिलाफ हमने हल्का या किसी भी प्रकार का बल प्रयोग या समझाइश दी है वो भी जनता है, उसकी सेवा का भी हमें ध्यान रखना है। इन सब बातों को ध्यान रख के जब आप अपना उत्तर देंगे तो आप बेहतर उत्तर पे पहुंच पाएंगे। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, जिसको मैं आपके इसमें पीपीटी को इसमें हम लोग शेयर भी आप लोगों के साथ में करेंगे। एक और स्थिति आती कि कभी मेरे परिवार में कोई गंभीर स्थिति आ गई, मेरी माताजी बीमार हैं, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, मेरी बहन एडमिट है और मुझे सोसाइटी में कोई काम करने उसी समय जाना है। मान लीजिए बताया गया कि आपके क्षेत्र में एकदम से भूकंप आ गया, एक बिल्डिंग धंस रही है, उसमें 200 मरीज़ हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और दूसरे आपकी बहन भी वहीं एडमिट है। आपको ऐसा लगता है कि उसको पहले बचाएं या हॉस्पिटल को पहले बचाएं। ये केवल एक डिलेमा की स्थितियाँ होती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका बेटा घर पे बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको तुरंत मान लीजिए आप कहीं पोस्टेड है मध्य प्रदेश में और उसको भोपाल, इंदौर या जबलपुर जैसे महानगर में ले जाना है, लेकिन आपके क्षेत्र की स्थितियाँ ख़राब हैं, बारिश बहुत हो रही है, आप वहाँ से जा नहीं सकते। अब आप अपने बच्चे को बचाएंगे या बारिश से प्रभावित आपकी जनता को बचाएंगे। इस तरह के जब सवाल आते हैं तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम एक बड़े पद पर हैं। हम पूरे तहसील के, पूरे अनुविभाग की, कई बार पूरे ज़िले की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार को आपकी ज़रूरत कम है, उसको सुविधाओं की आवश्यकता ज़्यादा है। उसे गाड़ी की ज़रूरत है जिससे वो वहाँ पहुँच सके। हो सकता है उसे हवाई फ्लाइट की ज़रूरत हो, एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत हो, उसे ट्रेन से सही जगह पे पहुँचाने की ज़रूरत हो, उसे पैसों की ज़रूरत हो, उसे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसे अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, उसे अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत हो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपका फिजिकली उपस्थित रहना ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके बिहाफ पे आपका भाई, आपका साथी, आपके स्टाफ के लोग, यदि आपके व्यवहार अच्छे हैं तो बहुत सारे हैंड्स ऐसे होते हैं जो आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। और इसी तरह से आप अपना ड्यूटी भी करते जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते चले जाएंगे। इसलिए इस बात में कभी भी कंफ्यूज होकर कोई ऐसा बेवकूफ़ी भरा या गलत उत्तर हमें नहीं देना चाहिए कि मैं ये काम ना करके वो काम करूँगा, क्योंकि ये व्यवहारिक बात है। जब आप किसी ज़िले के एसडीएम हैं तो आपके पास बहुत सारा स्टाफ है और जब आप पूरी तरह से जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं किसी विपरीत स्थिति में, तो उस क्षेत्र की पूरी जनता भी आपके परिवार के ऊपर आए हुए किसी संकट को झेलने, उसका सामना करने के लिए तत्पर होगी। इस बात को ध्यान रखें। एक सवाल पूछा जाता है कि परिवार और राष्ट्र पे संकट आ जाए तो आप किससे बचाएंगे? ऑब्वियसली राष्ट्र को बचाएंगे, क्योंकि राष्ट्र है तभी परिवार है। यदि राष्ट्र ही नहीं रहा तो परिवार कहाँ बचेगा।
तो इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनका उत्तर भी उसी बुद्धिमानी से, उसी संजीदगी से प्रश्न के भाव को समझ के हमें देना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि करंट के मुद्दे या कई सरकारी नीतियां, पॉलिसीज़ आती हैं, उनके विषय में क्या जवाब दिया जाए। क्या हम सरकार की आलोचना करें? क्या कड़ी आलोचना करना बेहतर है? तो मैं इसमें ये कहूँगा, देखिए, हम लोग जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी, लोक सेवक कोई कार्य करता है तो एक सरकार की भूमिका में ही होता है, क्योंकि कार्यपालिका हमेशा सरकार के निर्देशों का, विधायिका के निर्देशों का पालन करती है। तो ऐसी स्थिति में आप सरकार का एक भाग बनने जा रहे हैं, आप भविष्य में उस सरकार का भाग होंगे, उसका अंग होंगे। तो हमें अपनी बातों को नियंत्रित रूप से रखना चाहिए। हम कोई आलोचक नहीं है, हम किसी जगह पर खड़े होकर नारे लगाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं जो शासन प्रशासन के एक महत्वपूर्ण पद को लेने के लिए इंटरव्यू दे रहा है। तो उसका नज़रिया व्यवहारिक होना चाहिए। और शासन और सरकार की नीतियाँ कभी कोई बुरी नहीं होती, चाहे किसी भी सरकार की किसी भी स्थिति की नीति हो। नीति जब बनाई जाती है या कोई योजना बनाई जाती है, कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो जनता का कल्याण सोच के बनाई जाती है, एक अच्छा हित सोच के तैयार की जाती है, इसलिए उसमें खराबी नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब उस नीति को क्रियान्वित किया जाता है तो कभी कभी उसके उतने बेहतर परिणाम नहीं आते। हर योजना दूसरी योजना से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। मान लीजिए हम सभी को रोज़गार देना चाहते हैं, लेकिन सबके पास शिक्षा नहीं है, तो हम सबको रोज़गार कैसे दे पाएंगे। हम सब लोगों के लिए रोज़गार चाहते हैं, लेकिन तकनीकी कौशल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। कहीं कहीं हम लोग सोचते हैं कि हम बेरोज़गारी या निर्धनता को पूरी तरह समाप्त कर दें, लेकिन निर्धनता से जुड़े हुए जो दूसरे फैक्टर हैं उन पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिनका असर एक दूसरे पर पड़ता है। सरकार की योजनाएं इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रख के बनाई जाती हैं, और जब कभी कोई योजना में यदि कोई कमी होती है तो उसके क्रियान्वयन की कमी होती है, प्रभावों की कमी होती है, उसका जो आकलन करके योजना बनाई जाती है उस चीज़ में अंतर आ जाता है। इसलिए योजनाओं में के रिजल्ट में परिवर्तन आ जाता है और लोग उसकी आलोचना करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, जब भी किसी सरकार या योजना के बारे में पूछा जाए तो संतुलित उत्तर दें, और किसी का सुना सुनाया या किसी विशेष मानसिकता का उत्तर ना देकर जो व्यवहारिक और सही जानकारी है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करें, तो आपका उत्तर ठीक रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हॉबी भरते समय हमें क्या करना चाहिए, हॉबी कैसी हो, हॉबी भरें भी या नहीं भरें, हॉबी के लिए क्या किया जाए, या मेरी तो कोई हॉबी नहीं है, मैं क्या करूं। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसकी कोई हॉबी ना हो। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट और हॉबी में क्या अंतर है। इंटरेस्ट और हॉबी में ऐसा अंतर हो सकता है कि इंटरेस्ट मत समझ लीजिए पसंद, हॉबी यानी शौक़। पसंद, आपको स्विट्ज़रलैंड जाना पसंद हो सकता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में घूमना आपकी हॉबी नहीं हो सकता, क्योंकि हम आज तक तो स्विट्ज़रलैंड गए नहीं। तो पसंद कई तरह की हो सकती है। पसंद, कोई एक्टर आपको पसंद हो सकता है, आपको अक्षय कुमार पसंद हो सकता है, आपको ऋतिक रोशन पसंद हो सकता है, लेकिन ऋतिक रोशन या अक्षय कुमार आपकी हॉबी नहीं हो सकते। हॉबी वो चीज़ें हैं जो हमारी रीच में हैं, हम जिनको करना पसंद करते हैं, जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं। कल को मुझे लगता है कि मैं जाके, जैसे मैं कहूँ कि मेरी हॉबी साइकिल चलाना है, व्यवहारिक बात है, हो सकता है मैं यदि अभी चाहूँ कि मैं जाके साइकिल चलाऊँ, बाहर जाऊँ, साइकिल निकालूँ, साइकिल चलाने लगूँ, मुझे यदि वो अच्छा लगता है तो ये मेरी हॉबी हो सकती है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं हॉर्स राइडिंग करना पसंद करता हूँ, मैं प्लेन उड़ाना पसंद करता हूँ। इंटरव्यू बोर्ड पूछे कि आपने, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, प्लेन उड़ाते हैं, कितनी बार प्लेन उड़ाया? तो बंदा कह रहा है कि मैं प्लेन में बैठा ही नहीं आज तक, या मैंने आज तक हॉर्स राइडिंग नहीं की, तो यह उसकी हॉबी नहीं हो सकती। हॉबी के मामले में बहुत ही हम लोगों को सोच समझ के अपनी हॉबी को भरना होगा। हॉबी भरते समय अपने शब्दों का भी ध्यान रखना है। हम सामने जो बोर्ड बैठा उसको कितना स्कोप दे रहे हैं। यदि हम ये कह दें कि मेरी रुचि जंगलों में घूमना है, तो दुनिया में 50 प्रकार के जंगल हैं, और इससे पहले पुराने युगों में कई तरह के जंगल थे। किस तरह के जंगलों में आप घूमना पसंद करते हैं, वो जंगल कैसे निर्मित होते हैं, वहाँ कैसी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, किस तरह के जीव जंतु उस तरह के जंगलों में पाए जाते हैं, वो जंगल कितने अक्षांशों देशांतर पर पृथ्वी पर निर्मित हैं, वो जंगल भारत में कहाँ कहाँ हैं, वो जंगल विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।
ऐसे सैकड़ों सवाल हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप इस बात को लेकर श्योर नहीं हैं तो जंगल घूमना अपनी रुचि ना लिखें। उसको यदि बेहतर ढंग से हम लोग बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी रुचि है कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र के जंगलों में वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में स्थानीय लोगों, परिस्थितियों, जीव जंतुओं के साथ समन्वय स्थापित करना। तो जब आप सतपुड़ा कह दिए मतलब आपने एक क्षेत्र विशेष में अपनी रुचि को बांध दिया। और हम जनरली हमारी रुचियाँ भी ऐसी होती हैं। हमारी रुचि ऐसी नहीं होती कि मैं वर्ल्ड टूर करने में रुचि रखता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड टूर करने में रुचि रखने में हो सकता है कि 5, 10, 25, 50 एस्पिरेंट्स ऐसे हो जिनकी वर्ल्ड टूर में रुचि हो, फ्रिक्वेंटली वर्ल्ड टूर करते भी हों। लेकिन ये आपकी कैरियर बनाने की तैयारी करने की, पढ़ने की एज है, इसमें ऐसी रुचियाँ नहीं संभव। इसीलिए अपनी रुचि को कॉम्पैक्ट करके, व्यवस्थित करके उनको दें। क्रिकेट खेलना एक रुचि हो सकती है, क्रिकेट देखना एक रुचि हो सकती है, लेकिन क्रिकेट देखने से अच्छा है आप ये लिखें कि मैं टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, मैं IPL क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, या मैं IPL की तरह की लीग्स को देखना पसंद करता हूँ, या मैं बीच क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ या खेलना पसंद करता हूँ, मैं गली क्रिकेट खेलना या देखना पसंद करता हूँ, या मैं वनडे इंटरनेशनल देखना पसंद करता हूँ, मैं वुमेन क्रिकेट देखता हूँ या मेंस क्रिकेट देखता हूँ। कुल मिला के आपकी रुचि को आपको एक व्यवस्थित लेवल पे रख के डालना पड़ेगा, ताकि यदि वो आपसे पूछें, मान लीजिए आप भारतीय क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं तो भारतीय क्रिकेट के बारे में पूछें तो आप सारा उसको इतिहास बता पाए। आप पटौदी साहब के बारे में जानते हो, आप हमारे पुराने अली साहब जो क्रिकेटर थे उनके बारे में जानते हो, आप गावस्कर साहब के बारे में जानते हो, कपिल देव जी के रिकॉर्ड आपको पता हो। इसलिए अपनी रुचि को व्यवस्थित करके बताएं ताकि आप उसको ठीक ढंग से डिफेंड कर पाएँ। कई लोगों का कहना रहता है कि मुझे बच्चों से बात करने में रुचि है, वृद्धों से बात करने में मुझे मज़ा आता है, दोस्त बनाना मेरी रुचि है, डायरी लिखना मेरी रुचि है। लेकिन इस तरह की रुचियाँ यदि आपकी रुचि वाकई में है तो उसके साथ कुछ और चीज़ें जोड़ के आप उस चीज़ को बताएंगे तो आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे। जैसे वृद्धों से बात करने की बजाय यदि आप ये कहें कि समाज के संभ्रांत एवं अधिक उम्र के परिपक्व लोग जिन्होंने दुनिया को देखा और जिया है, उनके साथ अनुभव साझा करने और उनसे सीखने में रुचि होना, ये एक व्यवहारिक रुचि समझ आती कि आप उन लोग से बात करते हैं, आप जीवन का तजुर्बा सीखते हैं। या बच्चों के साथ कुछ लोग कहते हैं मुझे बच्चों से बात करने के स्थान पे आप ये लिखें कि मैं बच्चों के साथ जब भी मुझे समय मिलता है मैं 2-5 मिनट बच्चों के साथ उनकी तरह का बच्चा बनकर और ज़िंदगी के बाकी समस्याओं से निकलकर एक आनंद के अनुभव करना पसंद करता हूँ। तो अपनी रुचि को आप बेहतर ढंग से यदि मोड़ेंगे तो आप सही ढंग से अपनी रुचि को बचाव कर पाएंगे। यदि आप ये कहते हैं कि मैं डायरी लिखना पसंद करता हूँ, डायरी लेखन में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप डायरी में क्या लिखते हैं। डेली डायरी लिखते हैं, आप सपने लिखते हैं, आप फ्यूचर की प्लानिंग लिखते हैं, आप कोई मोटिवेशनल डायरी लेखन करते हैं, आप अच्छे कोटेशन लिखते हैं, आप शायरी लिखते हैं, आप शेर लिखते हैं, आप कहानियाँ लिखते हैं, आप कोई अलग तरह का डायरी लेखन करते हैं, आप जो अभी रैप सॉन्ग्स चल रहे हैं इनको लिखना पसंद करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसको आपको क्लियरिफाई करना होगा। वैसे हॉबी पे भी हम लोग एक प्रॉपर वीडियो तैयार करेंगे, इसलिए आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आपकी जो भी हॉबी हो एक्टिव हॉबी हो, मतलब संगीत सुनना हॉबी होने से बेहतर है संगीत में रुचि होना, मतलब संगीत में कोई वादन करना, कुछ बजाना, गाना गाना। गाना सुनने से अच्छा है गाना गाना, म्यूज़िक सुनने से अच्छा म्यूज़िक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट बजाना, क्रिकेट देखने से अच्छा है क्रिकेट खेलना, कविताएं सुनने से अच्छा है कविताएं लिखना, कविताएं पढ़ना, कविताएं बनाना, रचनाएं करना। तो इस तरह आपकी रुचि और जो आपकी हॉबी है ये एक्टिव होना चाहिए। और कोई ना कोई रुचि अवश्य बताएं। हर आदमी में कोई ना कोई इंटरेस्ट, कोई ना कोई रुचि की चीज़ें होती। जो इंटरेस्ट जब आपका ऐसा हो जिसके करने के लिए आपके पास समय हो, वो आपकी हॉबी में बदल जाता है। तो हॉबी ज़रूर लिखें। और चयन में कैसे सहायक है? चयन में इसलिए सहायक है कि जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ हॉबीज़ हैं, रुचियाँ हैं, वो कभी बोर नहीं होगा। वो हमेशा अपने काम के दबाव के बीच में कुछ पल निकाल के जब अपने पसंद के काम को करेगा तो अपने आप उस पर काम का थकान, काम का दबाव कम हो जाएगा, वो अच्छा फील करेगा। तो यही कुछ बातें हैं जो हॉबी भरते समय हमें ध्यान रखनी है। एक और सवाल पूछा जाता है
कि हॉबी के बारे में बहुत ज़्यादा कई लोग ऐसे होते हैं कि तैयारी करने निकले, हॉबी 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 करते करते उसी में डूब गए, पता चला कुछ और पढ़ ही नहीं पाए। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हॉबी के लिए हम लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम हॉबी को ऐसा तैयार करें कि पहले जब हमें ये पता हो कि 3-4 महीने बाद हमारा इंटरव्यू है, तो हॉबी को हर हफ्ते 2 से 3 घंटे दें, उसको अच्छे से तैयार करें, गूगल का प्रयोग करें, पुस्तकों की मदद लें, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं जो आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी कोचिंग के साथ ये बात करें कि मेरी ये हॉबी, मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है। उन सवालों को नोट कर लें। पहले के क्वेश्चन इंदौर के कोचिंग सेंटर से मिल जाते हैं, उन सबको नोट कर लें, उनसे देख लें कि उनमें आप क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उन सबको एक तरफ से लिख लें और उनके संक्षिप्त उत्तर बना लें। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका इंटरव्यू पास आता, मान लीजिए 2 महीने बचे, तो फिर प्रति सप्ताह 1-1.5 घंटा 2 घंटा, मान लीजिए 1 ही महीना बचा, तो फिर जब आप बार बार किसी चीज़ को 3 बार से ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। धीरे धीरे हॉबी के आपके 25-50-100 सवाल होंगे। आपने उनका तैयार करना जब चालू किया, जब तीसरी चौथी बार आप पढ़ेंगे तो फिर यकीन मानिए कई बार ऐसा होगा कि आपको 15 मिनट में, एक हफ्ते में 15 मिनट आप देंगे और आपको पूरी हॉबीज़ और उससे जुड़े सवाल तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी हॉबी आपके लिए एक सशक्त माध्यम सिलेक्शन का बन सकती है। बस आप उसको बेहतर ढंग से तैयार करें, अच्छे ढंग से एंजॉय करें, उसका प्रेशर ना लें, उसे सामने बोर्ड के सामने बताएं और करने को तत्पर रहें। कई लोग लिख देते हैं कि मेरी हॉबी बागवानी है, मेरी हॉबी कुकिंग है, लेकिन जब उनको यदि ये मौका दिया जाए या बोर्ड कई बार ये कहता है कि चलिए बताइए किसका पौधा है, वो बागवानी लिखने वाला यदि तुलसी का पौधा, बरगद का पेड़ नहीं पहचान पाए तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो चीज़ हम करने की स्थिति में हैं या नहीं। यदि आपकी रुचि खाना बनाना, कुकिंग है और आपको चाय बनाना भी नहीं आता, तो फिर ऐसी हॉबी ना लिखें। हाँ, यदि आप बिल्कुल ही ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी कोई हॉबी ही नहीं है, तो फिर मत लिखिए, बजाय कुछ झूठ लिखने के, कोई गलत बात लिखने के। और हॉबी को कैसे लिखना है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक रचनात्मकता की दिशा में जाती हुई हॉबी आपकी नज़र आए। बाकी डीएफ के ऊपर हम लोग एक वीडियो सेपरेटली बनाएंगे, हॉबीज़ के लिए मैंने बताया वो बनाएंगे। इसके अलावा विकास दिव्य कीर्ति सर के जो दृष्टि कोचिंग दिल्ली में है, उसके संचालक हैं, उनके बहुत अच्छे वीडियो यूट्यूब से फ्री डले हुए हैं। मैं कुछ वीडियोज़ की लिंक भी डालूँगा, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी आपकी मदद के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे के वीडियोज़ के लिए आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हम लोग ऐसे ही लगातार एक साथ बने रहेंगे। थैंक यू।